So, hello everyone. Welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So, आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है ऑन अग्निवीर एग्जाम. सो जैसा कि आप सब जानते हैं आज 21 अप्रैल 2026 है. आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए. और ये वाला जो वीडियो लेक्चर है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है. ठीक है, याद रखें इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है. जितने भी हमारे एस्पायरेंट जो कि अग्निवीर एग्जाम के बैच में ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वो जितना भी अपना काम है, आपको सबको पता है कि आपका जो मॉर्निंग स्लॉट है वहाँ पे आपको हम पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं. पीडीएफ, ठीक है जी, उसके ऊपर जाके आपने प्रैक्टिस करना है. फिर नॉन स्लॉट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको क्विज और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. और अब जो इवनिंग स्लॉट है वहाँ पे आपको 7:30 के अराउंड आपकी जो क्लास होती है वो सारी हुआ करेगी. ठीक है, जितने भी एस्पायरेंट है वो आराम से अपने अपने घरों में बैठ के ये क्लास लगा सकते हैं. ठीक है जी, और कोई भी अगर आपका डाउट या क्वेरी होता है वो आप मुझे क्या कर सकते हैं, लाइव चैट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. मतलब जो नॉमिनेशन होती है राज्यसभा के मेंबर्स की प्रेसिडेंट के द्वारा, वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की हुई है. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी फ्रांस. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज आयरलैंड. इसका आंसर रहेगा क्या, ऑप्शन बी दैट इज आयरलैंड. याद रखना है. और जो नॉमिनेशन होती है वो कितने बंदों की होती है, द नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर. कितने मेंबर की नॉमिनेशन होती है, 12 मेंबर टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय आयरलैंड. ये कहां से ली जाती है, आयरलैंड से ली जाती है. ठीक है जी, सारे बच्चे अपने घरों में बैठ के इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं. जो भी हमारा ये पुंछ का बैच है, ठीक है जी, पुंछ का बैच है, वो आराम से इसको देख सके और जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में. मतलब जितना भी अग्निवीर का आपका बैच चल रहा है इसमें सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके. ठीक है जी, द कंसेप्ट ऑफ सोवेरियन पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन. एक कंसेप्ट होता है जिसको हम सोवेरियन पार्लियामेंट कहते हैं, वो कंसेप्ट कहां से निकला हुआ है. ऑप्शन ए रहेगा, क्या वो इंग्लैंड से निकला हुआ है, ऑप्शन बी इंडिया से निकला हुआ है, ऑप्शन सी फ्रांस से निकला हुआ है, या ऑप्शन डी जापान से निकला हुआ है. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज इंग्लैंड से ये निकला हुआ है. सोवेरियन पार्लियामेंट, याद रखें सोवेरियन क्या होता है, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. जो कोई भी चीज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है उसको हम सोवेरियन कहते हैं. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी अग्निवीर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने सबसे पहले क्या करना है, खुद से आंसर को मार्क करना है, ताकि ये लेक्चर कम मॉक टेस्ट आपके लिए रहे. ठीक है ना, प्रैक्टिस होगी तभी बात बन पाएगी. आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, या बी एन राव को कहा जाता है. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज बी आर अम्बेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन देखने को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद. मतलब जो 8th शेड्यूल होता है वो किसके साथ डील करता है. आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में कि टोटल शेड्यूल कितने होते हैं. टोटल 12 शेड्यूल होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. याद रखें, टोटल कितने होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं. अगर 8 शेड्यूल की बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा, क्या वो लैंग्वेज के बेस पे होता है, उसमें मेंशन किया रहता है पावर ऑफ द यूनियन, फाइनेंस कमीशन, या नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज लैंग्वेज. द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लैंग्वेज. याद रखें, लैंग्वेज के बेस पे 8th शेड्यूल जो होता है. उसके बाद अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के
अंतर्गत आता है। याद रखना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और जिसको जो भी कोई डाउट होता है वो क्या करेगा, वो लाइव चैट में पूछेगा, ताकि उस वो सारा डाउट हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे बैठ के अपना ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, काफी सारे बच्चे एक्टिव हैं और कुछ बच्चे एक्टिव नहीं भी हैं। ठीक है जी, तो सारे के सारे बच्चों ने क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है, ताकि आपका ये जो एग्जाम है, दिन बहुत कम बच चुके हैं, ठीक है ना, ताकि उसमें आपका सारे का सारा सिलेबस कवर करने की हम कोशिश करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? फादर का मतलब बाप नहीं होता, फादर का मतलब होता है जनक, याद रखें। ठीक है जी, ऑप्शन ए रहेगा बी एन राव, ऑप्शन बी रहेगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी रहेगा एन जी अयंगर एंड ऑप्शन डी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज योर ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, जो थे, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अगर हम फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट की बात करें, इंटरिम प्रेसिडेंट वो कौन थे, उसका आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि आपके लिए भी कुछ काम अलॉट हो पाए, आप भी कुछ काम करें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब सेटअप हुई थी, बताना है मुझे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो थी जिसको सबसे पहले तो ये है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कितने थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप कब बनी थी? फरवरी 1946 को बनी थी, नवंबर 1946 को बनी थी, फरवरी 1947 को बनी थी, या ऑप्शन डी नवंबर 1947 को बनी थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज 1946 को ये बनी थी। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज नवंबर 1946 को ये बनी थी। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टोटल मेंबर इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर, टोटल मेंबर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो कितने थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैंने शुरू किए हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखा, बेसिक क्वेश्चन रखे जो कि आपके लेवल ऑफ एग्जाम को मैच करते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेंगे क्या 9498 थे, ऑप्शन बी 350 थे, ऑप्शन सी 389 थे, या ऑप्शन डी 372 थे। मेंबर आने चाहिए कितने थे, ये सारी की सारी चीजें आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 389 मेंबर जो थे वो क्या थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन, जो पहली मीटिंग थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वो कहाँ कब हुई थी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 फरवरी 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 एंड ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को आपने भी अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 9 दिसंबर 1946 इसका जो है वो आंसर रहेगा। ये ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, अगर हमने टाइमिंग 7:30 की रखी है तो उनको ये अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि हमें 7:30 पे आके क्लास को अटेंड करना ही करना है, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, सर क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। अब एक चीज़ ये है कि अब आपके मज़े के लिए क्लास तो है नहीं है, ये सारी क्लास है आपके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए है। आपकी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जब पेपर आएगा, पेपर में वो मजा नहीं देखता, वो ये चीज देखते हैं कि आपको आता कितना है। अब कई सारी चीजें बोरिंग भी होती है, मतलब ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन एक रिवाइज मोड पे रहता है, हमें सारी चीजों को लर्न करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। वही बच्चा एग्जाम निकालेगा जिसको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहती हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें रिकॉल हो सकती हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली?
परमानेंट प्रेसिडेंट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का था वो कौन था? ठीक है जी। ऑप्शन ए रहेगा बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये सारे का सारा रहेंगे। आपने भी आपने बेस्ट वे होता है किसी भी लेक्चर को देखने के, आपकी जो लाइव चैट होती है उसमें आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि लाइव चैट में मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन आंसर दे रहा है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन रहेगी तो इसका मतलब मुझे पता लग जाता है कि कितने बच्चे जो है वो इसको वीडियो को देख रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज योर ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी वो होती है जिन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। अब इनके चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए रहेगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी रहेगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रहेगा बी एन राव एंड ऑप्शन डी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो क्या थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। अब आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको लिखने में कितने दिन लगे थे या कितने साल लगे थे, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन, जो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ये पब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन ए रहेगा जनवरी 1948, ऑप्शन बी रहेगा नवंबर 1949, ऑप्शन सी रहेगा फरवरी 1948 एंड ऑप्शन डी रहेगा मार्च 1948। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन ए दैट इज जनवरी 1948 में रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रॉल करते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने विजिबल रहे। ठीक है, उसके बाद काफी सारे बच्चों ने ये कहा है कि सर मैथ्स की क्लास कब होंगी? अभी एक दिन हुआ है क्लासेस को, आज दूसरा दिन है, टीम सारी काम कर रही है। आपको आपका जो प्रिस्क्राइब ग्रुप है उसमें आप सब ज्वाइन हो चुके हैं, सबको जो है वो मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका जो एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। ठीक है जी, आपने जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि आपने खाली ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल आ रहा है, उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल आ रही है आपने उसमें उसमें गो थ्रू करना है। जैसे जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज आपको मिल रही हैं उसका आप अगर प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ना चाहते हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट्स आपकी तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लास्ट पे फाइनली कब अडॉप्ट हुआ था? अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन ए रहेगा 26 जून जनवरी 1915 को हुआ था, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949 को हुआ था, ऑप्शन सी दैट इज 26 नवंबर 1949 को हुआ था एंड ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका यकीन नहीं करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जामिनेशन में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसी में से हमने ये सारे क्वेश्चन फ्रेम करके बनाए हुए हैं। ठीक है जी, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है जी, इसका रहेगा ऑप्शन सी दैट इज 26 नवंबर 1949 को क्या था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली अडॉप्ट हुआ था। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, याद रखेंगे जितने भी एस्पायरेंट है अग्निवीर के, काफी सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनमें उमर कालिस है और भी काफी सारे बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एक्टिव नहीं रह रहे। तो मैं चाहता हूं कि सब बच्चों की पार्टिसिपेशन रहे ताकि हमारा आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथली चल पाए। ठीक है जी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थे इंट्रोड्यूस किसने की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, ये भी पहले पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, क्या वो
बी एन राव ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने कराए थे, बी आर अम्बेडकर ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन थे दैट इज योर ऑप्शन बी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इन सब क्वेश्चंस को देख के जाना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्योंकि इसके साथ में इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये एमसीक्यू नहीं आएगा सपोज, तो इसके साथ आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ये सुन रहे हैं हम, इसके बीच में से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन थे? क्या वो बी एन राव थे? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एंड ऑप्शन डी के एम मुंशी थे। याद रखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बी। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज बी एन राव जी थे। जो थे वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। बहुत ज्यादा ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मैंने रखा है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज आर डिस्क्राइब्ड इन। तो ये सारे के सारे शेड्यूल के ऊपर हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी किस शेड्यूल में आता है? क्या शेड्यूल फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, 8th में आता है या 6th में आता है? ठीक है, ये सारे के सारे शेड्यूल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बगैर पढ़े हुए आपको निकल जाएंगे। ठीक है, सो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, अगर आप बोलें तो मैं आपको सारे के सारे शेड्यूल एक बार रिकॉल करवा देता हूं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, लाइव चैट में मुझे बताएं अगर आपको सारे शेड्यूल नहीं आते, मैं सारे के सारे शेड्यूल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें वो क्या रहें, याद रखें। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, एक बार एक सारे शेड्यूल्स लिख लेता हूँ और वो सारे शेड्यूल आपको याद होने चाहिए क्योंकि पूछ लेंगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। सारी चीज़ें आपको इस तरह याद होनी चाहिए कि मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ कि रट्टे में होनी चाहिए आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन वही निकाल सकता है जिसको सारी चीज़ें याद होती हैं। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट शेड्यूल आपका होगा। याद रखें, इंडियन फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। हाँ ठीक है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होता है। उसके बाद अगर दूसरे शेड्यूल की बात करें तो इसमें होता है स्पेशल पावर, मतलब सैलरीज के बारे में होता है, स्पेशल पावर और सैलरीज के बारे में होता है, जहाँ पे डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, हाई जज कर, मतलब नेम ऑफ द स्टेट एंड सैलरी एंड एमोलमेंट इसको बोलते हैं। उसके बाद थर्ड शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, इसमें ऑथ एंड अफर्मेशन आता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा एमपीज के बारे में होता है। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनके बारे में होता है। राज्यसभा मेंबर काउंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होता है। फिर अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर होते हैं, वो होते हैं। फिर सिक्स की अगर बात करें, सिक्स शेड्यूल में क्या होता है, यहाँ भी शेड्यूल ट्राइब की बात होती है, लेकिन स्टेट ऑफ आपको याद रहे ATMM आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के बारे में होती है। फिर 7 शेड्यूल की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, डिटेल ऑफ लिस्ट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह आती है। ठीक है, लिस्ट के बारे में। फिर 8 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में आता है। फिर 9 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड लॉ होता है। फिर 10 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिटेल अबाउट द पार्टीज चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए होता है। फिर अगर हम 11 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे पंचायत के बारे में होता है, पंचायत। और अगर 12 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया जाता है। तो ये सारे के सारे शेड्यूल आपको आने चाहिए
क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गए हमारे MCQs जो थे वो किसके बेस पे हो गए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो गए। अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रियम्बल के ऊपर। ठीक है जी, अब प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है जी, प्रियम्बल को हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड द सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट किसको कहा जाता है, याद रखेंगे वर्ड हमेशा बच्चे पढ़ते हैं जी सेक्युलर होता है सेक्युलर, तो ये वर्ड सेक्युलर है क्या, व्हाट इज सेक्युलर। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन, इसके बारे में होता है। ऑप्शन बी रहेगा द स्टेट विच एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन, ऑल रिलीजन एज रिलीजन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी रहेगा स्टेट विच फॉलो द पर्टिकुलर रिलीजन। ऑप्शन डी द स्टेट विच इज एंटी रिलीजन। अब सेक्युलर स्टेट कौन सी होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्युलर वर्ड होता क्या है। आप सब पढ़ते हैं जी सेक्युलर है सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसका कोई भी रिलीजन ना हो, कोई भी रिलीजन ना हो, कोई भी मजहब ना हो, हाँ लेकिन यहाँ सारे मजहब के लोग रहते हो। मतलब इंडिया को हम ये नहीं बोल सकते इंडिया एक हिंदू कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, एक सिख कंट्री है, एक ईसाई कंट्री है, एक बौद्ध कंट्री है ना। इंडिया को हम कभी नहीं इसके बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुस्तान इंडिया जो है ये मुसलमानों का देश है, ये हिंदू का देश है, ये सिखों का देश है। इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में सब रिलीजन जो है वो रह सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन, जो रिलीजन के बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे इंडिया की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे सेक्युलर है, यहाँ पे हर एक मजहब को एक जैसा माना जाता है, तरजीह दी जाती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन द प्रियम्बल द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाज एडिड बाय। ये जो वर्ड है 1 2 3 4, जिसको हम सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी और इंटीग्रिटी कहते हैं, ये किस अमेंडमेंट में, किस संशोधन, और जो अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के अंडर आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा क्या, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है। ऑप्शन सी दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 है। या ऑप्शन डी 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 है। ठीक है जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज 1947 इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए रहेगा क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को कहा जाता है, जिसको हम DPSPs कहते हैं। ये DPSPs भी आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो आपका स्किप ना हो पाए। कि ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ऑप्शन सी प्रियम्बल कहते हैं, ऑप्शन डी दैट इज फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। मुझे सबसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, जितने भी अग्निवीर एस्पायरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज प्रियम्बल को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है जी, प्रियम्बल इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा। तो सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसको आराम से देखें, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी विजिबल रहें, और ये जो जितनी भी PDF है ये आपको भी आपके प्रिस्क्रिप्टिव ग्रुप्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा मटेरियल के लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सारे एस्पायरेंट्स को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, क्योंकि जो अग्निवीर का लेवल है आपका जो अग्निवीर का लेवल है वो इतना ही है, इतना ही है। ऐसा नहीं है कि जैसा जेके एसएसबी के एग्जाम्स चल रहे हैं वैसा लेवल बना दे। जो जूनियर असिस्टेंट का आपने एग्जाम देखा होगा वो तो ऐसा उन्होंने बनाया जाके जैसे कि कोई केएस या यूपीएससी का पेपर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना टफ बना दिया उन चीजों को, हालांकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो चलो जो भी है जैसा भी है वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये लेवल है यही रहेगा। अगर आप अग्निवीर एस्पायरेंट कहते हैं कि जो एमसीक्यूज का लेवल है इसको थोड़ा सा और टफ करें तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको और टफ बना सकते हैं, इसकी और जो फ्रेमिंग है उसको और डिफिकल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई वर्दी नहीं रहेगा, क्योंकि अग्निवीर एक अलग एग्जाम पैटर्न है, जेके एसएसबी एक अलग एग्जाम पैटर्न है। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्या हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, या द प्रियम्बल को कहा जाता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा जाता है क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। सब एस्पिरेंट अवेलेबल हैं। आपको पता है कि आज 21 अप्रैल 2026 है, याद रखें सारे बच्चे। मैंने इस वीडियो का ग्रुप जो है वो लिंक जो है वो ग्रुप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। सारे बच्चे इसको गो थ्रू करते जाएं। आपको पता है कि ये जो क्लास है 7:30 पे है। ठीक है, उसके बाद 1 बजे आपका जो है वो क्विज हो रहा है, साथ में एक आपको आंसर शीट सीरियस टेस्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, उसको भी जाके प्रैक्टिस करें। और जो 9 बजे है सुबह, वहाँ भी आपको एमसीक्यू सीरीज के लिए मटेरियल मिल रहा है जो कि बहुत ऑथेंटिक मटेरियल है, उसको भी आपने गो थ्रू करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो आर्टिकल 17 है वो क्या डील करता है? क्या वो एजुकेशन से डील करता है, हेल्थ से डील करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन डी फूड गारंटी से ये डील करता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज योर ऑप्शन सी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे 17 जो है वो कि जो छूत छात होती है वो जो है वो अबॉलिश किया गया था आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर व्हाट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? क्या ये जस्टिकेबल होते हैं? ऑप्शन बी नॉन जस्टिकेबल होते हैं, रिजिड होते हैं, या फ्लेक्सिबल होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं हमारे वो क्या होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द नॉन जस्टिकेबल। नॉन जस्टिकेबल होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब इसको कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। लेकिन अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसका वो क्या है, वो जस्टिकेबल है, वो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें राइट टू स्पीच का हक मिला है तो हमसे वो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है जी। अगर हमें ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर हमें मिले वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, मतलब उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, हमें जो हमारे राइट्स हैं उसको कोई हमसे ले नहीं सकता। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिकेबल है। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीजें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द मंडल कमीशन रिपोर्ट रिफर्स टू। एक कमीशन की रिपोर्ट है मंडल कमीशन रिपोर्ट, तो वो किसके साथ रिलेट करती है? क्या ऑप्शन ए द अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ रिलेट करती है, ऑप्शन बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ रिलेट करती है, ऑप्शन सी माइनॉरिटीज के साथ रिलेट करती है, या ऑप्शन डी द शेड्यूल्ड कास्ट के साथ रिलेट करती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द बैकग्राउंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ ये डील करती है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंडल कमीशन का। ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली। पहले फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने थे? क्या 6 थे, 7 थे, 4 थे, या ऑप्शन डी 5 थे?
सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। याद रखें 7 फंडामेंटल राइट थे, ऑप्शन बी। लेकिन अब ये 6 हो गए, अब इसमें से एक जो है वो डिलीट हो चुका है, रिपील हो चुका है, जिसको हम कहते हैं क्या, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या हो चुका है, वो रिपील हो चुका है। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, ऑप्शन बी प्रीएम्बल को कहा जाता है, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज को कहा जाता है, या ऑप्शन डी डीपीएसपी को कहा जाता है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, उसको कहा जाता है। सो अगर हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। याद रखें दैट इज योर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। चलें जी, क्वेश्चन नंबर रहेगा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वेट करें, क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट बाई, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो खत्म कर दिया गया, सीज हो चुका है फंडामेंटल राइट के अंदर, तो वो किस संशोधन के तहत जो है वो डिलीट हुआ है? क्या 44 अमेंडमेंट के साथ हुआ है? ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट के हिसाब से हुआ, 36 अमेंडमेंट या 43 अमेंडमेंट के हिसाब से हुआ है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 44th अमेंडमेंट के तहत जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। याद रखें ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी बच्चे पुंछ के हैं ये जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, या जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डे टू डे अपनी जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, मैं फिजिकली आपके लिए वहां पे प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। कभी कोशिश करूंगा कि आपके साथ पुंछ आके मीटअप करूं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता इतना कि हम आके मिलें। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम हो तो आपके साथ मिलेंगे, एक गाइडेंस प्रोग्राम रखेंगे कि आपको बताएंगे कैसे एग्जाम्स को निकाला जाता है आज के टफ टाइम में। ठीक है जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जब हो जाती है, कौन से ऐसे जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते, ठीक है, जो खत्म नहीं होते उस टाइम के लिए, क्या आर्टिकल 14 और 15 रहेगा, ऑप्शन बी 15 और 16 रहेगा, ऑप्शन सी 14 और 16 रहेगा, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 और 21 रहेगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये लाइफ जो हमारी होती है उसको सिक्योर करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते। आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 20 और 21 क्या होते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी तभी जाके ये पूरी प्रिपरेशन जो होगी वो काम आएगी। अदरवाइज एक तरफ एक एंड से हम बोलते जाएंगे, आपको इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण सिंह कमेटी है क्या और इसके साथ कौन सी चीज रिलेट करती है। कि ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट करते हैं, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज करती हैं, ऑप्शन डी डीपीएसपी करते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव करते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर देगा स्वर्ण सिंह जो कमेटी है ये किसके साथ रिलेट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ये रिलेट करती है स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रखें, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या और कितनी सी होती हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है और ये एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which one of the following Chief Justice of India act as the President of India, जिनको हम President of India कहते हैं for time being के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन ए रहेगा जस्टिस गजेंद्र गटकर,
ऑप्शन बी जस्टिस एच कन्या, ऑप्शन सी जस्टिस पी एन भगवती एंड ऑप्शन डी जस्टिस एम हदायतुल्लाह, मोहम्मद हदायतुल्लाह इनको कहते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज जस्टिस एम हदायतुल्लाह, इनका जो है वो आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु इज द कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया? आर्म फोर्स का जो कमांडर होता है वो कौन से होते हैं, कौन होता है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है दैट इज द कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए जब कोई भी एग्जाम, मतलब जब कोई भी प्रेसिडेंट के लिए लड़ता है इलेक्शंस, तो क्या वो 25 साल का होना चाहिए, 21 ईयर का होना चाहिए, 30 ईयर का होना चाहिए, 35 ईयर का होना चाहिए? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की, सो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज 35 ईयर। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए दैट इज 35 ईयर होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके जितना भी अग्निवीर का एग्जाम है उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनको जरा सा भी हमने स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू, जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जिससे वो कोई भी ऑर्डर जो है वो प्रमलगेट करता है, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ठीक है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा आर्टिकल 123 रहेगा, ऑप्शन 13 रहेगा आर्टिकल 352 के, या ऑप्शन डी आर्टिकल 356। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखें। तो जब भी कोई पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जो कि ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करता है, तो वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा? कितने मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा के लिए? क्या वो 12 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, या 2 मेंबर होते हैं? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज 2। तो 2 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है लोकसभा में, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन राज्यसभा, अगर हम राज्यसभा की बात करें, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? कितने मेंबर होते हैं जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं? क्या वो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, 6 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, या 1 मेंबर नॉमिनेट करते हैं? सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज 12 मेंबर। तो 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्रेसिडेंट रूल इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। तो ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है इन्वोक किया जाता है? ऑप्शन ए रहेगा आर्टिकल 352, ऑप्शन बी रहेगा आर्टिकल 359, ऑप्शन सी रहेगा आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन डी रहेगा आर्टिकल 355। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 356। सो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल के साथ रिलेट करती है? क्या आर्टिकल 360 के साथ रिलेट करती है, आर्टिकल 352 के साथ रिलेट करती है, ऑप्शन आर्टिकल 359 के साथ रिलेट करती है, या ऑप्शन डी 355 के साथ रिलेट करती है? तो अगर हम 35 की बात करें, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 356 के साथ ये रिलेट करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी टाइम जो है वो 8:10 होने वाला है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, पूरी क्लास को ज्वाइन करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्लास को ऑफ करके भाग जा रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए दैट इज 350। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है ये जो फंडामेंटल राइट जो है ये सस्पेंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 359 या ऑप्शन आर्टिकल 356। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, 36 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 359 जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू, जो इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट का मतलब होता है जब भी प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डिनेंस या कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में करता है तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट होती है। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 123, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 58। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट को होती है वो ऑप्शन सी दैट इज आर्टिकल 61 के अंतर्गत मिलती है उसको, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इज चेयर्ड बाय, तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होती है इसका चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी। तो इसका आंसर ए रहेगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको चेयर करता है। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, इनको भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो आपको आने चाहिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम अंडर द, तो ये किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के अंतर्गत ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इतना वीडियो लेक्चर हो चुका है, आई थिंक सफिशिएंट है। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये चीज़ें याद करनी आनी चाहिए, क्योंकि जितना कोई बंदा रिकॉल करेगा उतना ही आपके लिए ये बेटर रहेगा। सो सारी की सारी चीज़ें लर्न करनी है। जितने भी हमारे अग्निवीर बैच के ये बच्चे हैं ये सारे के सारे इस चीज़ों को लर्न करें। जो भी कंटेंट है वो डे टू डे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं और क्लासेस को लगाएं, ठीक है। आपकी तैयारी में हम आपका पूरा साथ देंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।